नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 7 की पुस्तक इतिहास का प्रथम अध्याय उसका कुछ अध्ययन किया था, उसी अध्याय को इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। देखिए, उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्राचीन काल में या अतीत में और वर्तमान में बहुत से शब्दों के अर्थ भी परिवर्तन हो चुके हैं। ये हमने पढ़ा था विदेशी शब्द को लेकर के। तो इसमें देखिए, आगे इस अध्याय में अब हम अध्ययन करते हैं। देखिए, अगला बिंदु है इतिहासकार और उनके स्रोत। यानी इतिहासकार हैं वो कौन से स्रोतों से अतीत के बारे में या प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। यानी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इतिहासकार कौन से युग का अध्ययन कर रहा है। क्यों हमको पता है प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल, तो हमको देखना पड़ता है कि इतिहासकार कौन से युग का अध्ययन कर रहा है, उनकी खोज की प्रकृति क्या है ना, किस दृष्टि से वो किस चीज़ की खोज कर रहा है ना, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उसी हिसाब से, युग के हिसाब से या प्रकृति के हिसाब से स्रोतों को, यानी जो सोर्सेज होते हैं जानकारी के, उनका सहारा लेते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। पिछले साल यानी कक्षा 6 की ये बात कर रहा है, उसमें हमने एनसीईआरटी की हिस्ट्री की पुस्तक में, इतिहास की पुस्तक में मैंने पढ़ा था। क्या पढ़ा? गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये जो पुस्तक है, पिछले साल की जो पुस्तक, उसमें हमने एक तरह से प्राचीन काल के बारे में पढ़ा। और ये जो पुस्तक है, इसमें हम 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, यानी एक तरह से कहें तो मध्यकालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। यानी कुछ जो स्रोत हैं जिनका प्रयोग करते हैं इस काल के अध्ययन के लिए, उनमें कुछ बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से चली आ रही है ना, यानी पिछले युग यानी प्राचीन युग से, है ना, प्राचीन काल से। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। यानी प्राचीन काल की जानकारी के जो स्रोत थे, लगभग वही स्रोत मध्यकाल की जानकारी में भी अपनाए जा रहे हैं। देखिए, सिक्के हैं, है ना, सिक्कों से हमको जानकारी प्राप्त मिलती है, और एक शिलालेख है, इनसे भी हमको जानकारी मिलती है। स्थापत्य मतलब भवन निर्माण की जो कला होती है उसको स्थापत्य कला कहते हैं ना। तथा लिखित सामग्री जैसे अब के कोई शिलालेख है, ना, गुहालेख है, कोई ताम्रपत्र भी लेख है, इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं और इन पर निर्भर हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। ये स्रोत होते हुए भी कुछ बातें जो हैं काफ़ी भिन्न यानी अलग हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। यानी इस युग में क्या हुआ है, प्रामाणिक लिखित सामग्री जिसका पक्का प्रमाण है, पक्का सबूत है, उसकी संख्या और विविधता यानी अनेकताएं बहुत प्रकार से, है ना, बहुत सारी जानकारियां आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई हैं। बहुत एक तरह से बहुत तेजी से बढ़ गई है ना। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ये कम करने लगे हैं। ठीक है। इस समय के दौरान कागज क्रम से सस्ता हो गया, यानी प्राचीन काल में कागज उपलब्ध नहीं था,
और मध्यकाल में कागज जो था उपलब्ध हो जाता था और सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। यानी इस समय एक तरह से छापे खाने का कुछ आविष्कार हो गया है ना। और प्राचीन काल में ये कागज उपलब्ध नहीं था, लेकिन मध्यकाल में आते आते कागज बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा है ना, बनने लगा और सस्ता भी हो गया। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। ये कागज के उपयोग बताए गए हैं। यानी लोग कागज को कितने रूप में इस समय उपयोग करने लगे। देखिए धर्म ग्रंथ, यानी धर्म ग्रंथ लिखे गए बहुत सारे, जैसे रामायण है, महाभारत है ना, गीता है। हिसाब धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, राजाओं के वृत्तांत, जीवनी है ना, उनकी विजय, स्थापत्य कला आदि का वृत्तांत, संतों के लेखन, उस समय संतों के द्वारा जो लेख लिखे गए है ना, जैसे कबीर है, तुलसीदास है, सूरदास है, उनके द्वारा जो लेख लिखे गए, तथा उपदेश जो उन्होंने जनमानस को, आम जनता को जो उपदेश दिए, वो अर्जियां, एक तरह से अर्जियां होती हैं वो, और अदालतों के दस्तावेज, यानी न्यायालयों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते, हिसाब रखना और जो कर लगाते हैं उनके खाते आदि लिखने में इसका उपयोग होने लगा। यानी करने कागज का यानी बहुत अधिक उपयोग होने लगा। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विशेष जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। ये देखिए बताया गया है कि जो धनी लोग थे है ना, या शासक जो राजा थे, वो मठ तथा मंदिर, या तो धनी लोग या फिर शासक या मठ तथा मंदिर के जो मंत्र पुजारी होते थे है ना, वो क्या करते, पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। यानी हाथ से लिखी हुई लिपियां, हस्तलिखित जो होती हैं, मैंने आपको बताया था, हस्तलिखित जो सामग्री होती है उसको क्या कहते हैं, पांडुलिपि। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों या तो पुस्तकालयों में रखते थे या अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है। यानी जो पांडुलिपियां हैं, इनसे इतिहासकार जो हैं उनको बहुत अधिक विस्तृत यानी बहुत अधिक मात्रा में जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। लेकिन जानकारी तो मिलती है, लेकिन इनका उपयोग करना भी बहुत कठिन हो गया है। ठीक है, देखिए पीछे हम एक चीज देखते हैं, यहां पर देखिए कुछ दिया गया है, कागज का मूल्य। यानी कागज बताया गया मध्यकाल में कागज बहुत उपलब्ध हो गया और सस्ता हो गया, उसके बारे में देखिए। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था। कब की बात हो रही है, 13वीं सदी। कब की, 13वीं सदी। इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। यानी उसने कोई पांडुलिपि लिखी थी है ना, जब उससे पुस्तक नहीं खरीदी गई तो उसने उसको क्या, पहले की को धो करके साफ कर लिया। जिस प्रकार हम स्लेट जो हमारी होती है उसमें कुछ लिख लेते हैं, लेकिन जब वो भर जाती है तो उसको मिटा करके हम दोबारा साफ करके दोबारा उसमें लिख लेते हैं, उसी तरह पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसे कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। और जो कागज़ धोया था वो गीला हो गया, उसको सुखा करके फिर उसका दोबारा से इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। यानी उस समय बताया गया है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हो और आपको कागज की आवश्यकता है तो हो सकता है दुकानदार आपको कोई वस्तु आप खरीदो, जैसा आज के वर्तमान समय में देखते हैं बहुत सारी वस्तुओं को कागज में लपेट करके दे देते हैं। ठीक है, तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी में या 14वीं शताब्दी में। यानी 14वीं शताब्दी में कागज आसानी से उपलब्ध होने लग गया था। ठीक है,
अब देखिए एक शब्द हमारे पढ़ने में आया अभिलेखागार। क्या? अभिलेखागार। देखिए प्रश्न आ सकता है कि अभिलेखागार क्या है या अभिलेखागार किसे कहते हैं? तो ये साइड में देखिए दिया हुआ है, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। संग्रहित यानी इकट्ठा करके उनको सुरक्षित रखना, है ना। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। यानी वर्तमान समय में हर राज्य, हर राष्ट्र के पास, हर देश के पास अपना अभिलेखागार है जिसमें वो अपनी आवश्यक वस्तुएं रखते हैं। आगे देखिए, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, यानी प्रेस नहीं होती थी। जैसे वर्तमान समय में जो प्रेस है जिससे हम अखबार वगैरह छपते हैं, किताबें छपती हैं, उस समय नहीं थी। इसलिए लिपिक या नकल नवीस, लिपिक यानी बाबू जो होते हैं ना, बाबू जिनको हम बोलते हैं, या नकल नवीस, नक्शे जो उतारने वाले या नकल उतारने वाले, हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यानी उस समय कुछ ऐसी मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए जो लिपिक या नकल नवीस जो होते थे, हाथ से ही पांडुलिपियाँ यानी जो हाथ से लिखी हुई लिपियाँ, उनकी प्रतिकृति यानी एक तरह से फोटोकॉपी बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। यानी हम पढ़ते हैं और कई बार हमारा जब गृह कार्य रह जाता है तो किसी मित्र की कॉपी लेकर के हम उसमें से उतारते हैं, लेकिन यह बहुत कठिन होता है। क्यों? कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, क्योंकि सबकी हैंड राइटिंग जो होती है वो अलग अलग होती है और आपको मजबूर होकर के अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। जब नहीं समझ में आता है तो हम अनुमान से उस शब्द को लिख देते हैं। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। जब हम कॉपी में से दूसरी कॉपी में उतारते हैं तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे अंतर तो आ ही जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। यानी वो हाथ से कुछ लिपियां जब बनाते थे तो जो प्रतिलिपियां एक तरह से फोटोकॉपियां बनाते थे तो उनमें छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। यानी करते चलते क्या हो जाते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य या तो अशुद्ध लिखने में आता था, है ना, या फिर कोई वाक्य छूट जाता था। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। यानी उनमें बहुत अधिक परिवर्तन हमको देखने को मिला। ठीक है, इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। यानी मूल जो प्रतिलिपि लिखी गई थी वो एक तरह से मिल पाना मुश्किल है, और उसकी जो बाद में जो प्रतिलिपियां लिखी गई, उस पांडुलिपि की जो प्रतिलिपियां लिखी गई, हमको उन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। यानी इस बात का कि उसने हकीकत में क्या लिखा था, इसका अध्ययन करने के लिए उसी प्रतिलिपि, एक ही पांडुलिपि की बहुत सारी प्रतिलिपियों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आगे हम पढ़ेंगे प्रतिलिपियों के बारे में। कुछ आगे साइड में दिया हुआ, देखो इसको देखते हैं। ये देखिए, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं और
में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। यानी जो फारसी और अरबी को जो पढ़ने वाले हैं वो इस लिपि को आसानी से पढ़ लेते हैं। शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। यानी एक जो लिपि है कौन सी, नस्तलिख लिपि, ये बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि शिकस्त लिपि जो है दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पांडुलिपि के बारे में कुछ आपको बताया गया है, चित्र भी दिखाया गया है। देखिए यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, यानी चित्र है उसकी प्रतिकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ये देखो हमको दिखाई दे रहा है सामने दूसरा ग्रंथ या किताब रखी हुई है और उसकी प्रतिकृति कर रहा है दूसरी कॉपी में ना, तो ये नकल कर रहा है एक तरह से, इसमें से इसमें उतार रहा है, ये होता है नकल करना। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेमी से 7.1 सेमी है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीचेयर कहा जाता है। जो छोटे आकार के जो होते हैं उनको लघु चित्र या क्या कहा जाता है, मिनीचेयर कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। यानी जो चित्र आते थे वो पांडुलिपियों से उनको निकाल करके और अलग से इन चित्रों को बेचने लग गए। तो ये आपको बताया गया है ना, प्राचीन काल और वर्तमान काल, मध्यकाल के बारे में। ठीक है। तो यहां तक हम आगे थे कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा है। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। आगे देखिए, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। जो वृत्तांत था मूल, उसमें संशोधन यानी उसमें फेरबदल करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। यानी 14वीं सदी यानी मध्यकाल भारत में इतिहासकार हुए जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने अपना पहला वृत्तांत यानी एक तरह से पहला लेख कब लिखा, 1356 में, और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, यानी 2 वर्ष बाद एक आप लगा लो 56 वो लिखा था 58, है ना, अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। वर्तमान के जो इतिहासकार हैं उनको केवल जो दूसरी बार जो लिखा गया था उसकी ही जानकारी हुई। जो 1356 में पहली बार जो वृत्तांत जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया उसकी जानकारी उनको नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था, यानी ये उनकी जानकारी से परे था, उनको नहीं मिल पाया। ठीक है। आगे देखिए, इसमें नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, समय के परिवर्तन के साथ साथ नए सामाजिक और राजनीतिक समूह बनने लगे। देखिए सन 700 से और 750 के बीच, यानी 700 ईस्वी से 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। यानी लगभग 1000 वर्षों का जो अध्ययन है इतिहासकारों के लिए भारी चुनौती, एक तरह से बहुत कठिनाई प्रस्तुत करता है। मुख्य रूप से इसलिए वो रखता क्यों है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। यानी वो एक तरह से परेशानी या चुनौती क्यों रखता है, क्योंकि इस समय बहुत अधिक बड़े परिवर्तन
हुए। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।